नमस्कार। आज मैं आपको बड़े दुख भरे मन से 34 साल के एक नौजवान की दर्दनाक आत्महत्या के बारे में बताना चाहता हूं। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी वाइफ द्वारा फाइल किए गए झूठे केसेस और 3 करोड़ रुपए की डिमांड से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। यह केस मिसाल है कि हमारा दहेज विरोधी कानून कितना क्रूर है, कैसे इसका मिसयूज होता है। यह केस सबूत है इस बात का कि एक अंधा कानून कैसे एक नौजवान और उसके पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। यह नौजवान कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक गया था, पुलिस के आगे हाथ जोड़ जोड़कर रोता रहा था और जब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मौत को गले लगाने से पहले अतुल ने 24 पेज का नोट लिखा, फिर 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, अपनी पूरी दास्तान बयान की, अपनी आखिरी इच्छा बताई और फिर दीवार पर लिखकर चिपकाया, जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ अभी बाकी है, और फिर फांसी लगाकर जान दे दी। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा, अपनी आखिरी वीडियो में जो कहा, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतुल सुभाष सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन पिछले 3 साल में वाइफ से डिफरेंसेस हुए, बात कोर्ट तक पहुंच गई, दहेज विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ और फिर एक के बाद एक 9 केसेस उसके खिलाफ दर्ज हो गए। अतुल सुभाष को कोर्ट में पेशी के लिए बेंगलुरु से जौनपुर जाना होता था। चक्कर काट काट कर वो परेशान हो गया। माता पिता और भाई भी मुकदमे के फेर में फंस गए। कॉम्प्रोमाइज के लिए वाइफ ने 3 करोड़ रुपए मांगे। अदालत से इंसाफ के बजाय तारीख पर तारीख मिलती रही। अतुल सुभाष सिस्टम से इतना परेशान हो गया कि उसने जिंदगी के बजाय मौत को चुन लिया। अब बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की वाइफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का, मजबूर करने का केस दर्ज किया है। लेकिन इससे क्या होगा? उन बूढ़े मां बाप का बेटा तो वापस नहीं आएगा जो उनके बुढ़ापे का सहारा था। आज जिसने भी दहाड़े मारकर रोती हुई, बेहोश होकर गिरती हुई अतुल की मां की तस्वीरें देखी, उसका कलेजा फट गया। अतुल की मौत ने एक बार फिर दहेज के कानून पर सवाल खड़े कर दिए। इस केस ने हमारे जुडिशियल सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यह सच है कि जिंदगी से जरूरी कुछ नहीं, मौत किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकती, लेकिन अतुल की मौत ने हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आज दहेज विरोधी कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस मामले पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि कानून के मिसयूज का अंजाम क्या होता है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी, हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया। ये अतुल सुभाष के पेरेंट्स हैं। मां सुबदूत खो बैठी है, पिता का बुरा हाल है क्योंकि इनका होनहार बेटा सिस्टम से, समाज से, कानून से हार कर, परेशान होकर दुनिया को अलविदा कह गया। अतुल सुभाष के पेरेंट्स बिहार के समस्तीपुर में रहते हैं। अतुल बेंगलुरु में नौकरी करते थे और उसने सोमवार की रात बेंगलुरु में खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 1.5 घंटे का वीडियो अपलोड किया, अपने केस से जुड़े ईमेल अपने जानने वालों को और एक एनजीओ को भेजे। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी मेल भेजकर अपनी पूरी दास्तान बताई। अतुल ने लिखा कि वो अपनी वाइफ निकिता सिंघानिया और उसकी फैमिली के हैरेसमेंट से तंग आ गया है।
कोर्ट से भी न्याय के बजाय तारीख पर तारीख मिल रही है। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके खिलाफ मुकदमेबाजी में उनके मां बाप और भाई भी पिस रहे हैं। इन सारी मुसीबतों से निजात का एक ही रास्ता है, खुदकुशी। अतुल सुभाष की वाइफ दिल्ली में रहती है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वाइफ ने अतुल के खिलाफ दफा 498 के तहत और इसके साथ साथ कई अन्य धाराओं में अलग अलग 9 केसेस जौनपुर में फाइल किए। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में कहा, पिछले 2 साल में कोर्ट में 120 से भी ज्यादा डेट्स लग चुकी हैं। उन्हें साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन वो कोर्ट में पेशी के लिए बेंगलुरु से जौनपुर के 40 चक्कर लगा चुके। हर बार हैरेसमेंट और नई तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला। अतुल ने कहा कि उनकी वाइफ ने पूरे परिवार को झूठे केसेस में फंसा दिया। दहेज के लिए हैरेसमेंट के अलावा मारपीट, धमकी और तो और अपने पिता की हत्या का केस भी दर्ज करा दिया। अब सेटलमेंट के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। अतुल सुभाष ने कहा कि वाइफ 4 साल के बेटे से मिलाने के एवज में भी 30 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। वो न माता पिता और भाई को कोर्ट के चक्कर लगाते हुए देख सकते हैं, न अपने बच्चे से दूर रह सकते हैं और न इतना पैसा दे सकते हैं। इसलिए मुक्ति का एक ही रास्ता है कि वो जान दे दे। अपने सुसाइड नोट के एक पेज में अतुल सुभाष ने बेहद खौफनाक बात बयान की है। अतुल ने इस पेज में अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास निशा सिंघानिया के साथ हुई बातचीत की डिटेल लिखी है। अतुल ने लिखा कि उनकी सास ने पूछा, तुमने अब तक सुसाइड क्यों नहीं किया? इसके जवाब में अतुल ने कहा, अगर वो मर गए तो आप लोगों की पार्टी कैसे चलेगी? अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा, इसके बाद उनकी सास ने कहा, पार्टी तब भी चलेगी, तेरा बाप पैसे देगा। पति के मरने के बाद सब वाइफ का होता है। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने सास की इसी बात को अपनी आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बताया। कहा कि उनके दिए पैसों से ही सारा खेल चल रहा है, इसलिए सुसाइड कर लेंगे तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. इसके बाद अतुल ने वीडियो में अपनी आखिरी इच्छा, अपनी लास्ट विश जताई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सलाह दी कि वो निकिता सिंघानिया या उनकी फैमिली मेंबर से कभी भी कैमरे के बगैर 2-4 लोगों को साथ लिए बिना न मिलें, वरना वो कोई नया इल्जाम लगा देंगे, नया केस फाइल कर देंगे। अतुल सुभाष ने कहा कि मरने के बाद उनकी वाइफ और उसके परिवार के किसी मेंबर को उनकी डेड बॉडी के आसपास भी ना आने दिया जाए। अतुल सुभाष ने अपने बेटे के लिए भी एक गिफ्ट छोड़ा है और लिखा, यह गिफ्ट तभी खोला जाए जब उनका बेटा 18 साल का हो जाए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से
जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। अतुल सुभाष का परिवार मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। अतुल सुभाष को बेंगलुरु में जॉब मिली तो माता पिता ने शादी के लिए मैट्रिमोनियल ऐड दिया और जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ 2019 में उनकी शादी करा दी। 2020 में दोनों के एक बेटा हुआ, लेकिन 2021 में दोनों के बीच अनबन हुई। उस वक्त अतुल सुभाष की मदर इन लॉ निशा सिंघानिया अपनी बेटी और अतुल के बेटे को लेकर बेंगलुरु से जौनपुर आ गई। निकिता दिल्ली में नौकरी करने लगी और अतुल से अलग होने के 8 महीने बाद उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का, डाउरी के हैरेसमेंट का केस फाइल किया। मामला कोर्ट में गया। इस दौरान निकिता ने अपने पिता की मौत के लिए अतुल और उनकी फैमिली को जिम्मेदार ठहराते हुए मर्डर का केस दर्ज करा दिया। इस तरह अतुल और उनके परिवार के खिलाफ उनकी वाइफ ने 9 केसेस फाइल कर दिए। इस साल जुलाई में डाइवोर्स के केस का फैसला हो गया। अदालत ने अतुल सुभाष की वाइफ को तो मेंटेनेंस गुजारा भत्ता नहीं दिया, लेकिन बेटे के लिए 40,000 रुपये महीना देने का आदेश दिया। बाकी मामलों के लिए कोर्ट ने मीडिएशन के लिए कहा। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा, सारे मामले रफा दफा करने के लिए निकिता और उनकी फैमिली ने पहले 2 करोड़ मांगे और फिर 3 करोड़ की डिमांड कर दी। फिर डिमांड 3.5 करोड़ तक पहुंच गई। इन सब से हताश होकर अतुल सुभाष ने जान दे दी। बेटे की मौत की खबर सुनकर माता पिता बेंगलुरु पहुंचे। वहां बेटे का सुसाइड नोट, आखिरी वीडियो और बेटे की लाश मिली। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल बोल बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके बच्चा। साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। पानी दे, पानी दे। अंजू पानी दे, फैल आ गया सर। बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गई। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके। तो शहीद हो गया है, जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ देश किसी के ने लिए काम मेरा किया बच्चा है, शहीद हुआ है। वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया। जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। मेरा बच्चा। अतुल के माता पिता की हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अतुल सुभाष के बड़े भाई विकास कुमार भी अपने भाई की मौत से सदमे में हैं। विकास ने कहा, उनको तो ये नहीं पता कि अतुल और उनकी वाइफ में झगड़े की वजह क्या थी और दोनों अलग क्यों हुए, लेकिन वाइफ निकिता ने अलग होने के तुरंत बाद डिवोर्स केस नहीं किया। 8 महीने बाद मुकदमा दायर किया और इसके बाद तो पूरी फैमिली को फंसाने के लिए केस पर केस किया करती है। अब विकास कुमार ने निकिता, उनके भाई अनुराग, मां निशा और ताऊ सुशील सिंघानिया के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। मामले की जांच बेंगलुरु पुलिस कर रही है। वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही था, तभी उसने, अगर आप समझो कि वो थोड़ा भी उसको लगा होगा कि मैं गलत हो सकता हूँ, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, मतलब जो भी उसके पास थे और जो भी चीजें उसने देखी है, कोर्ट के जो भी चीजें आई है, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। रिलेशनशिप कुछ भी खराब नहीं चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट वन डे शायद कुछ उनकी मदर इन लॉ और इन सब के बीच में के सामने में, मतलब कुछ बात शायद या हुई, जो हुई आई डोंट नो।
उसके बाद वो अपनी उनकी जो माँ थी वो उनको शायद ले गई। 8 महीने के बाद डिवोर्स फाइल किया गया। उस डिवोर्स में उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस ऐसे लगाए हैं, ऐसे सेक्शंस में लगाए हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। उनके फादर जो थे, जो एक्सपायर कर गए, भाई हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो हार्ट की प्रॉब्लम उनको बहुत पहले से थी, एम्स में इलाज चल रहा था, बट वो अटेम्प्ट टू मर्डर उनके फादर को हमारे ऊपर चार्ज डाल दिया गया कि हमने उनसे डाउरी मांगा, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। वो बिल्कुल सही था। वो कभी भी कोई भी चीज आज तक गलत भी किया हो, कभी कुछ ना, तो वो पापा को बता देता था कि मेरे से ये गलती हो गई। तो जो भी चीजें उसने बोली है, मैं ये आप कहोगे कि ये रिलेशन की वजह से कह रहे हो, बट मैं ये जानता हूं कि वो गलत नहीं कह रहा होगा। अतुल सुभाष की मौत से, उनके सुसाइड से उनके कोलीग्स और फ्रेंड्स भी सदमे में हैं। दोस्तों को यह तो पता था कि कोर्ट केसेस से अतुल परेशान है, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अतुल इतने हैरस हो चुके हैं कि अपनी जान दे देंगे। अतुल सुभाष सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन नाम की एनजीओ से भी जुड़े थे। ये एनजीओ पुरुषों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। अतुल के दोस्तों ने बताया कि एनजीओ की मीटिंग के दौरान अतुल हमेशा स्ट्रांग दिखाई देते थे, हौसला बढ़ाने वाली बातें करते थे, लेकिन वाइफ के साथ कोर्ट केसेस ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसको टोटली 2.5 या 2 साल में उसको 120 डेट्स आए कोर्ट से, और उसमें उनमें फिजिकली अराउंड मोर देन 40 डेट्स अटेंड किया। उसको एक डेट अटेंड करने के लिए 2 दिन छुट्टी लेना पड़ता ऑफिस से। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 महीना, तो इतना छुट्टी तो किसी की कंपनी में नहीं मिलेगा। एक चीज है सर। दूसरी चीज क्या होता है ना सर, जब भी वो डेट लेके जाता था वहाँ पे कोर्ट में, उसको ये रिस्पांस मिलता था कि आज कोर्ट छुट्टी है, आज जज छुट्टी में है, आज ये हॉलिडे, आज वो हॉलिडे। ऊपर से वाइफ का ये डिमांड था कि अगर तुमको बच्चे का मुंह देखना है तो तुमको मेरे को 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये डिमांड रखा। तो फादर के लिए कितना दर्द भरी चीज है सर। और उसके वाइफ में भी ये डिमांड किया था कि मेरे को 3 करोड़ दो, ताकि तभी जाके मैं तुमको डिवोर्स दूंगी। तो ये तो पूरा मेंटली हरास्ड है सब। जब ये जस्टिस मांगने के लिए जब कोर्ट गया हमारा दोस्त, तो वहां पे एक कन्वर्सेशन उसने भी लिखा है। अगर आप डेथ नोट पढ़ोगे तो उसने एक साफ लिखा है कि, तो वाइफ बोलती है कि तू अभी तक मरा क्यों नहीं। और ये बात सुन के ना, एटलीस्ट जो बंदा पास में रहेगा वो बोलेगा कि ऐसा बात नहीं करते मैडम, ऐसा एटलीस्ट तो इतना तो बोल सकता है। मगर जज भी उनके साथ हंसने लगता है। तो इसके क्या गुजरेगा इसके दिमाग में? मुझे पहले से ही पता था कि वो हरासमेंट से गुजर रहा है, मगर हमने नहीं सोचा था कि इतना ड्रास्टिक स्टेप लेगा, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और हमारा जो सदस्य में वो एक एक्टिव मेंबर था। सो हमारा जो मीटिंग्स होते हैं ना, वो एक्टिवली वो बात करता था अच्छा से। सो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा करेगा। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवा देता हूं। अतुल के सुसाइड के बाद उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और निकिता की फैमिली ने चुप्पी साध ली है। अतुल की आत्महत्या की खबर आने के बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स वाइफ का पक्ष जानने के लिए जौनपुर में उनके घर पहुंचे, तो अतुल सुभाष के ब्रदर इन लॉ अनुराग और उनकी मां निशा ने कहा उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं कहना, उनके वकील ही सारे सवालों के जवाब देंगे। और पुलिस आएगी सब सामने भैया, वकील का नाम है, उन्हीं से बात कर लें हम लोग। हाँ ठीक है सर, नाम बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। उनको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशंस लगाए हैं। नहीं, क्योंकि इस मामले में अतुल सुभाष के भाई विकास ने निकिता की मां और भाई के अलावा उनके ताऊ सुशील कुमार के खिलाफ भी एफआईआर कराई है, इसलिए शाम को निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया ने कैमरे पर आकर सफाई दी। कहा सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सुशील सिंघानिया का उनकी फैमिली के पास अतुल सुभाष के हर आरोप का जवाब है, पर चूंकि निकिता भी बाहर है इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। निकिता हर इल्जाम का जवाब देगी। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला, न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से
मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई, समझे आप? तो कोर्ट में केस चल रहा है। अभी अचानक कैसे क्या हो गया, तो इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है। अब कोर्ट जो जजमेंट करेगा। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में लोअर जुडिशरी के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जिन 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया, उनमें पहला नाम जौनपुर की फैमिली कोर्ट की लेडी जज का है। अतुल सुभाष का इल्जाम है कि फैमिली कोर्ट की जज उनको हैरेस करने में वाइफ और उनकी फैमिली का साथ दे रही थी। कोर्ट मेडिकेशन के दौरान उन्होंने मामला सेटल करने के बदले ये पैसे मांगे थे। कोर्ट के क्लर्क भी पैसे लेकर ऐसी तारीखें लगाते थे जिससे वो परेशान हो। अतुल सुभाष ने कहा उन्हें उम्मीद है कम से कम सुसाइड के बाद तो उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा अगर उनकी मौत के बाद भी जज और कोर्ट के करप्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न हो तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया हमने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। इससे मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ, और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूं ऐसा, तो सॉरी। अतुल सुभाष का यह बयान हमारे सिस्टम पर करारा प्रहार है। यह संयोग है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी एंटी डाउरी कानून के मिसयूज पर चिंता जताई थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा था कि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए आईपीसी में दफा 498A जोड़ी गई थी, लेकिन अब इस कानून का इस्तेमाल हस्बैंड के साथ साथ उनकी फैमिली को फंसाने के लिए ज्यादा होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब घरेलू विवाद बढ़ जाते हैं तो अक्सर यह देखा जाता है कि वाइफ और उसके परिवार वाले हस्बैंड की पूरी फैमिली के खिलाफ मुकदमा कर देते हैं ताकि हस्बैंड से अपनी मांगे मनवाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को सलाह दी कि वो डाउरी केसेस में बहुत सावधानी से काम लें। वाइफ अगर अपने हस्बैंड की पूरी फैमिली के खिलाफ इल्जाम लगाए तो ऐसे मामलों की बारीकी से पड़ताल की जाए। डाउरी केसेस में हैरेसमेंट के शिकार लोगों की मदद के लिए पुरुष आयोग चलाने वाली बरखा त्रेहन ने कहा कि अतुल सुभाष का वीडियो आ गया तो चर्चा हो गई, वरना देश में लाखों मर्द दहेज उत्पीड़न कानून के मिसयूज के शिकार हैं। अब यह कानून पुरुषों को परेशान करने का जरिया बन गया है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और उससे पुरुषों को और उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को टॉर्चर किया जाता है। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं, उनको भी कितना तनाव होता है। और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड।
आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ कर लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर, 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिस्टम फेल तो हुआ है पूरे देश में, इसीलिए अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा हो रही है। नौजवान परेशान हैं, देश विरोधी कानून की समीक्षा की मांग की जा रही है। ऐसे माहौल में बेटे का अंतिम संस्कार करके अतुल के पेरेंट्स भी बेंगलुरु से पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त अतुल की रोती बिलखती मां गेट पर बेहोश होकर गिर गई। अतुल के पिता और आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें उठाया। ये देखकर लोगों की आंखें भर आईं। अतुल सुभाष की आत्महत्या बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्या अतुल का कसूर यह था कि उसकी अपनी वाइफ से अनबन हो गई? क्या उसका कसूर यह था कि उसके पास कॉम्प्रोमाइज के लिए 3 करोड़ रुपए नहीं थे? क्या उसका कसूर यह था कि उसने लोअर कोर्ट में स्टाफ को पैसे नहीं खिलाए? किसी भी इंसान के लिए बेंगलुरु से बार बार केस लड़ने जौनपुर जाना कितना दुखदाई हो सकता है। अदालत से इंसाफ की उम्मीद छूट जाना कितनी तकलीफ दे सकता है। अतुल का केस इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही देश के कानून के बारे में क्या कहा वो मैंने आपको बताया। एक बार फिर इस बात को सुनने और समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दहेज का कानून इसलिए बनाया गया था कि महिलाओं को दहेज के उत्पीड़न से बचाया जा सके, लेकिन अब किसी भी फैमिली डिस्प्यूट पर इस कानून का इस्तेमाल पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए होता है। असल में 498A वो कानून है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और इस केस में जमानत नहीं मिलती। 20 बार इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के सामने आए और बार बार अदालतों ने कहा कि पारिवारिक झगड़े में FIR करने से पहले पुलिस को प्राथमिक जांच करनी चाहिए। सुलह समझौता कराने के लिए हर जिले में एक परिवार कल्याण कमेटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 2 जजमेंट ऐसी हैं जिन्हें आज कोर्ट करने की जरूरत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि धारा 498A का दुरुपयोग करके महिलाओं ने लीगल टेरर मचा रखा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी विवाह से जुड़े हर मामले दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोपों के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। अगर इसका दुरुपयोग ऐसे ही जारी रहा तो ये विवाह संस्था को, मैरिज इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल खत्म कर देगा। अदालतों की इतनी बड़ी बड़ी चेतावनियों के बावजूद आज भी ये कानून जैसे का तैसा है। हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। हजारों केसेस में बूढ़े मां बाप आज भी जेलों में बंद हैं। न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतुल का केस इसी त्रासदी की तरफ इशारा करता है, चेतावनी देता है। उसकी मां हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रही है, लेकिन यह कानून इतना सख्त है कि कोई भी वाइफ इसका इस्तेमाल करके अपने पति को प्रताड़ित कर सकती है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकती है और यह राय अदालतों ने बार बार व्यक्त की है। इसीलिए अगर अतुल सुभाष की मौत से कोई सबक लेना है तो यही होगा कि इस कानून को ऐसा बनाया जाए कि कोई इसका मिसयूज ना कर सके, फिर कोई अतुल झूठे केसेस की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर न हो। अतुल ने दीवार पर लिखा था, इंसाफ मिलना भी बाकी है। हालांकि अतुल को इंसाफ कब मिलेगा, हमारे नेताओं को दहेज विरोधी कानून पर विचार करने का वक्त कब मिलेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों की प्रॉब्लम पर विचार के बजाय हर रोज हंगामा चलता है। राज्यसभा में आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष अब भी सरकार के खिलाफ नहीं, सभापति के खिलाफ लामबंद हो गया है। विपक्ष की तरफ से कल चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया गया था और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। लेकिन जगदीप धनखड़ ने आज फिर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया तो विरोधी दलों के नेता और भी नाराज हो गए। राज्यसभा की कार्रवाई आज करीब 18 मिनट ही चली। सुबह 11 बजे जब
सदन शुरू हुआ तो हंगामे के बीच करीब 14 मिनट तक कार्रवाई चल सकी। इसमें भी करीब 3.5 मिनट तक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले। सभापति ने विपक्ष के डिप्टी लीडर को बोलने का भरोसा दिया, लेकिन उससे पहले ही सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयर पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश थे। उन्होंने 4 मिनट में कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन इससे पहले सदन के नेता जेपी नड्डा को 3 मिनट बोलने का मौका दे दिया। मौका मिला तो नड्डा ने कहा, कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सभापति के आसन पर कीचड़ उछाल रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, यह भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिला तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभापति जगदीप धनखड़ पर हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार के एनसीपी और समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और सबने एक स्वर में कहा, राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जगदीप धनखड़ सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जगदीप धनखड़ ने चेयरमैन के पद को कलंकित किया है, वो अपने प्रमोशन के चक्कर में सदन की मर्यादा तार तार कर रहे हैं। संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं, उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा को सर्कस की तरह चला रहे हैं। संजय राउत ने कहा, इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं मैं, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट
कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। लेकिन बीजेपी और सरकार पूरी तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ खड़ी है। आज राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आजादी के बाद पहली बार एक गरीब जाट, एक किसान का बेटा इतने बड़े पद पर पहुंचा है। ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। रिजिजू ने तो यहां तक कह दिया कि जो सांसद राज्यसभा के सभापति का सम्मान नहीं करते, कोई सदन के सदस्य रहने लायक नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। विरोधी दल के नेता अच्छी तरह जानते हैं, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न तो राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ पाएगा और न ही उस पर वोटिंग हो पाएगी। न जगदीप धनखड़ अपना रवैया बदलेंगे और न ही विपक्षी नेता उनको कोसना छोड़ेंगे। विरोधी दलों के अपने अपने इश्यूज हैं, वहां भी वन अपमैनशिप की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। बस इन सब में नुकसान यह है कि राज्यसभा की कार्रवाई चल नहीं पा रही और जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। राज्यसभा में आज भी भले ही कोई काम न हुआ हो, लेकिन लोकसभा में कार्रवाई चली। रेलवे अमेंडमेंट बिल समेत कई विधेयक पास भी हुए, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रोज की तरह आज भी कांग्रेस के नेताओं ने अडानी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी के साथ विपक्षी दलों के कई नेता थे। वो तिरंगे जैसा कार्ड और गुलाब का फूल लेकर आए थे और सदन के अंदर जाने वाले एनडीए के नेताओं को यह कार्ड और फूल दिया जा रहा था। खुद राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फूल दिया। राहुल गांधी ने कहा, जॉर्ज सोरोस को लेकर एनडीए के सांसद उनके खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं, उसे लेकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से बात की और उन्हें सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सदन में हंगामा कर रही है, लेकिन विपक्ष पूरी कोशिश करेगा सदन की कार्रवाई चले। हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। जॉर्ज सोरोस के मुद्दों की बात लगातार कर रहे हैं। तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। लेकिन बीजेपी ने करारा जवाब दिया, कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई विपक्षी आपसी फूट के चक्कर में नहीं चल पा रही। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडिया अलायंस की पार्टियों के अपने अपने अलग मुद्दे हैं, सब अपने अपने मुद्दे पर चर्चा चाहती हैं, इसलिए झगड़ा हो रहा है और आपसी झगड़े को छुपाने के लिए विपक्ष तरह तरह के फॉर्मूले अपना रहा है। देखिए, मूल कारण यह है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर
पूरी तरह विश्वास खो चुकी। बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। मुझे लगता है कि यदि वो ईमानदारी से इस विषय के ऊपर डिस्कशन करना चाहते तो सारी चीजें हो सकती थी। हमसे छोड़ें, पहले बता दें अपने गठबंधन में जितने भी 267 के राज्यसभा में नोटिस दिए गए, किन्हीं दो दलों ने एक मुद्दे पे नहीं दिया। राहुल गांधी ने सदन में चर्चा की बात क्यों कही, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। असल में पिछले हफ्ते हुई सभी पार्टियों की मीटिंग में तय हुआ था कि लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। चूंकि संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, राहुल गांधी 2 साल से संविधान की कॉपी लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। मोदी सरकार पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगा रहे हैं और अब अगर सरकार संविधान पर चर्चा करने को तैयार है तो विपक्ष इसका विरोध कैसे कर सकता है। इसीलिए अब राहुल गांधी के सुर बदले हुए हैं और वो सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के अपमान की घटना पर जमकर हिंसा हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, दुकानों में आग लगा दी गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। असल में कल एक शख्स ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने लगी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर लगी संविधान की कॉपी को फाड़ दिया था। जैसे ही इस घटना की खबर फैली तो लोग भड़क गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दलित समाज के लोगों ने इस घटना के विरोध में आज शहर में बंद की कॉल दी। बंद को देखते हुए जगह जगह पर बड़े पैमाने पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी हुआ। आज सुबह सैकड़ों लोगों की भीड़ अंबेडकर की प्रतिमा के पास जुटी। प्रदर्शनकारियों ने परभणी नांदेड़ हाईवे को ब्लॉक कर दिया, सड़क पर टायर चलाए। इसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। दुकानों पर हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई, सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी। पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके लोगों से अपने घरों में जाने को कहा। हिंसक प्रोटेस्ट को देखते हुए राइट कंट्रोल पुलिस की तैनाती की गई। जिला प्रशासन ने परभणी में बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। शहर में एक साथ लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। परभणी के डीएम रघुनाथ गावड़े ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्हें भरोसा दिलाया कि इस घटना की जांच होगी और आरोपी को सख्त सजा दी जाएगी। पुलिस ने संविधान का अपमान करने वाले शख्स को पकड़ लिया है। जिस शख्स को पकड़ा गया वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने संविधान के अपमान का आरोप मराठा समुदाय पर लगा दिया। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, अगर 24 घंटे के अंदर दंगाइयों को नहीं पकड़ा गया तो प्रशासन अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। परभणी से उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय यादव ने भी घटना के पीछे साजिश का शक जताया, लेकिन सरकार की तरफ से गिरीश महाजन ने कहा विपक्ष के नेता जो कहानियां बना रहे हैं वो गलत हैं। गिरीश महाजन ने बताया कि परभणी के लोग भी जानते हैं जिस शख्स ने यह घटना की वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परभणी में जो घटना घटी है गंभीर है, उसका निषेध होना ही चाहिए, लेकिन वो घटना जिस आदमी ने की है वो एक पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है और परभणी वाले मतलब सभी जनता को भी ये पता है कि ये आदमी पागल है। उसे पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देवेंद्र जी, वो भी पूरी स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं। पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ उनकी बात भी हो रही है और इसलिए मुझे सबसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ये कहीं बिगड़े ना, इसे भी कायम रखना पड़ेगा हम लोगों को। पुलिस पूरी जानकारी कर रही है, तो मुझे लगता है इंक्वायरी के बाद भी सब बातें सामने आएगी।
अगर ये बात सही है कि जिस शख्स ने बाबा साहब की मूर्ति पर लगी संविधान की कॉपी को फाड़ा वो एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति है, तो इस मामले को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने यह काम किया तो इसमें किसी को साजिश तलाशने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो गई। निजामुद्दीन दरगाह के पास रहने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट अनवर शाहिद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर इसकी मांग की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस से दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का आदेश दिया। इसीलिए अब वेरिफिकेशन शुरू हुआ। आज कालिंदी कुछ इलाके में झुग्गियां बनाकर रहने वालों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन भी आम आदमी को पसंद नहीं आया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने वेरिफिकेशन ड्राइव को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी ने रोहिंग्याओं को घर देने की बात कही थी और अब चुनाव से पहले उन्हें निकालने का ड्रामा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जवाब दिया बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आम आदमी पार्टी के नेता सपोर्ट करते हैं, वो उन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं बांग्लादेशियों की वेरिफिकेशन पर दर्द महसूस कर रहे हैं। आप देखिए कितनी खतरनाक मानसिकता है आम आदमी पार्टी की कि क्या दिल्ली के वोटर नहीं है? दिल्ली के वोटर पे आपका विश्वास नहीं है? आपको रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पे विश्वास है? वो कहीं से वोटर हो सकते हैं क्या? जो लोग इलीगल घुसपैठिए हैं वो वोटर कैसे हो सकते हैं? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मनोज तिवारी ने जो सवाल उठाया वो जायज है। अगर बाहर के लोग आए हैं, बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, तो वोटर कैसे हो सकते हैं? लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। दोनों तरफ से बराबर की चोट होगी। आज बीजेपी ने बांग्लादेश से आए गैर कानूनी लोगों पर सवाल उठाया तो केजरीवाल वोटर लिस्ट से कटे हुए नामों की लिस्ट ले आए और बाद में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के जवाब से वो संतुष्ट हैं। लेकिन जब तक चुनाव चलेगा ऐसे इश्यूज बार बार आते रहेंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार वहां के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को देख लेने की धमकियां दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने आज ढाका से एंटी इंडिया मार्च शुरू किया। इस एंटी इंडिया मार्च की शुरुआत ढाका के नया पल्टन इलाके से हुई। ये मार्च ब्राह्मणबरिया, नारायणगंज और भैरव इलाकों से होते हुए बांग्लादेश के अखौड़ा तक पहुंच गया है। बीएनपी ने ऐलान किया कि ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट मार्च त्रिपुरा बॉर्डर तक जाएगा, जहां से भारत की सीमा शुरू होती है। बीएनपी का इल्जाम है कि भारत बांग्लादेश से दोस्ती के बजाय दादागिरी दिखा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 दिन पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वर्कर्स ने ढाका में
भारत के हाई कमीशन के सामने भी प्रोटेस्ट किया था और ढाका में भारत के हाई कमिश्नर से मिलकर एक मेमोरेंडम दिया था। हालांकि बांग्लादेशी सरकार ने पहली बार यह माना कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं हुई हैं, 88 मंदिरों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश की सरकार ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो अपने यहाँ हिंदुओं की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाएगी, कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएगी। लेकिन कट्टरपंथी अब भारत को ही आंख दिखाने लगे हैं। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी का एंटी इंडिया मार्च असल में उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से प्रेरित है। ये दिखाने के लिए है कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां के कट्टरपंथी बेवजह भारत का नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं। असलियत तो है कि वहां रहने वाले हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और बांग्लादेश नेशनल पार्टी भारत पर दादागिरी का इल्जाम लगा रही है। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि सडन डेथ के बढ़ते केसेस की वजह कोरोना की वैक्सीन नहीं है। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने बताया कि सडन डेथ को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लंबी रिसर्च की है और इससे क्लियर हो गया कि लोगों की अचानक हुई मौतों में कोरोना की वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। आईसीएमआर ने 19 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 47 हॉस्पिटल्स में आए ऐसे मामलों को स्टडी किया। इसमें 18 से 45 साल की उम्र के उन लोगों की डेथ के डेटा को एनालाइज किया गया जिनकी मौत 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई थी। लगभग 729 ऐसे मामलों की स्टडी के बाद आईसीएमआर इस नतीजे पर पहुंचा है कि सडन डेथ के मामलों का कोरोना की वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। रिसर्च के मुताबिक अल्कोहल यानी शराब और ड्रग्स का सेवन, ज्यादा स्मोकिंग, ज्यादा एक्सरसाइज लोगों की मौत की वजह बना। इसके अलावा कोविड इन्फेक्शन का भी दिल और दिमाग पर जो असर हुआ वो भी कुछ मामलों में मौत की वजह था। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से सडन डेथ के मामलों का कोई संबंध नहीं पाया गया। असल में जब से लोगों ने टीवी पर देखा कि कितने लोग शादी में डांस करते करते गिरकर मर गए, किसी को जिम में हार्ट अटैक आया तो कोई सड़क पर चलते चलते गिर गया, तो लोगों के मन में सवाल उठा आखिर इसकी वजह क्या है। कुछ लोगों में धारणा बनी कि कोविड के दौरान जो वैक्सीन लगी उसके कारण यह हुआ। हालांकि वैक्सीन तो 102 करोड़ लोगों को लगी थी, 95 करोड़ लोगों को तो फुल वैक्सीन लगी। हार्ट अटैक इसकी वजह से हुआ, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, तो भी लोगों को आशंका थी। अच्छा हुआ आईसीएमआर ने इन केसेस की स्टडी की और यह कंफर्म किया इस तरह अचानक मौत के मामलों का कोरोना की वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है।